everyone, dear student. Welcome you all here. I am Ankita Singh, and as you all know that we have started one chapter of statistics earlier, and we had two lecture over that topic, and this is the third lecture of the first chapter statistics of class 11th. And in this lecture we are going to discuss about what are the scope of statistics. In earlier videos we have discussed about what is statistics, what is economics, and various terms of statistics we have discussed, and also we have discussed the definition of statistics along with its characteristics. Definition of statistics in singular and plural sense we have discussed in the last lecture, and here we are going to start the scope of statistics. What are the scope of statistics? स्टेटिस्कोप का क्या क्षेत्र है, क्या स्कोप है इसका, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. यस डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का जो स्कोप है वो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका क्या नेचर है. देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, किस तरह का सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, उसकी बात करेंगे. और इसकी लिमिटेशन हम पढ़ेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं स्टैटिस्टिक्स की. और इसके बाद ही हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, लेकिन वो बाद में, पहले हम इनको फोकस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं. स्टैटिस्टिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डाटा को कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, प्रेजेंटेट करता है. तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है उसका नेचर कैसा है? इसका नेचर बोथ साइंस एंड आर्ट दोनों है. आप साइंस के बारे में तो जानते ही हैं. साइंस क्या होता है? एक यूनिवर्सल फैक्ट होता है, ठीक है, जो सिस्टमैटिक बॉडी और सिस्टमैटिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड फिगर, वो साइंस होता है. वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, ठीक है. और आर्ट क्या होता है? आर्ट एक सिस्टमैटिक सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है. वो एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखा एक सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, जो कि एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया जाता है आर्ट. तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है. साइंस इस वजह से है क्योंकि ये कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ और कुछ फैक्ट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, इसीलिए ये साइंस है. ये प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इसलिए भी ये साइंस है. और आर्ट क्यों है? क्योंकि आर्ट जो होता है वो एक सिस्टमैटिक ढंग से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है चार्ट के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू. तो इसीलिए इसको आर्ट भी कहा गया है, क्योंकि ये अच्छे से रिप्रेजेंट करता है डाटास को. नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पहले नेचर की बात करेंगे, फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे. तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आता है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो टू मैटर्स पे डिस्क्राइब करता है. इसका सब्जेक्ट कितने मैटर्स का है? टू. किस तरह का है स्टैटिस्टिक्स? एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है और एक इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है. इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. सो स्टूडेंट, वी विल सी व्हाट इज़ इन्फेरेंशियल एंड व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव. डियर स्टूडेंट, मैं जैसे आप वीडियोस आपको बताती हूँ तो इसमें बहुत सारे नोट्स भी मैं अवेलेबल कराती हूँ. आप वीडियो को देखते रहिए और नोट्स भी इसके नोट डाउन करते रहिए, ताकि ये आपकी हेल्प कर सकें. सिर्फ देखने से ही नहीं होगा, वीडियो के साथ साथ आप नोट्स को भी लिखते रहिए अपने अपने नोट्स में, ताकि ये चैप्टर भी आपका साथ ही साथ कवर हो जाए. वीडियो से आप समझ सकते हैं और नोट्स आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो दोनों ही चीज़ें आपको अवेलेबल करा रही हूँ, तो इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग. और जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसकी डेफिनेशन है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. Descriptive statistics refers to those methods which are used for the collection, presentation as well as analysis of data. These methods related to such uh, estimations as measurement of central tendency, measurement of dispersion, measurement of correlation. सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट होता है, ये स्टैटिकली एक्सप्रेस डाटास को कलेक्ट किया जाता है इसमें, जो कि न्यूमेरिकल डाटास होते हैं. और हम लोग न्यूमेरिकली फैक्ट्स के एग्रीगेट
डाटास को कलेक्ट करते हैं जो कि क्वालिटेटिव एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन मेथड से हम प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं डाटास का, और इनका जो मेजरमेंट होता है वो किस मेथड से करते हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी आपने मैथ्स में भी पढ़ा है, मीन मीडियन मोड के बारे में, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन ये नया है, ठीक है। कोरिलेशन मतलब रिलेशन एग्जिस्ट करना, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा रिलेशन है उसको बताना, उसको कहते हैं कोरिलेशन। ये एक न्यूमेरिकल चैप्टर भी है आपके स्टैटिस्टिक्स का, इस ये हम पढ़ेंगे आगे, ये काफ़ी बाद में ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा आपको। उससे पहले आपका कलेक्शन प्रेजेंटेशन जैसे चैप्टर्स हैं। उसके बाद ये सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में तो आपको पता ही है। तो ये एक ऐसा मेथड होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसमें जो होता है डाटास को कलेक्ट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और इसको कुछ मेथड से इसको एस्टिमेट भी किया जाता है। कौन कौन से मेथड? सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड कोरिलेशन। इस तरह के कुछ ये मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम डाटास को इंटरप्रिएट कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को इंटरप्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं और कौन से जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का, तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्टैटिस्टिक्स का क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये जो है इट रिफर्स टू ऑल सच मैथड बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटेड टू द यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैम्पल। स्टैटिस्टिक्स में हम अलग अलग तरह का स्टडी करेंगे, जैसे कि कुछ सैम्पल स्टडी भी होगी, सैम्पल इन्वेस्टिगेशन भी होगा। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड है डाटास को कलेक्ट करने का। एक मेथड जो अभी हमने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव वाले में, डिस्क्रिप्टिव मेथड में आपका वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड से ही आप सारा कलेक्शन करेंगे, जैसे कि कोरिलेशन की हेल्प से, डिस्पर्शन की हेल्प से और सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से आप डाटास को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको इंटरप्रिएट करेंगे। सेकेंड जो मेथड होता है इसमें क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड, सेंसस मेथड, इस तरह के मेथड्स को यूज़ किया जाता है डाटास को कलेक्ट करने के लिए। ये जो मेथड है ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू होता है, सैम्पल्स के थ्रू होता है। ये पूरे जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिक्स ये एक क्वांटिटेटिव फैक्ट्स और फिगर को लेता है, एज अ होल लार्ज फिगर, एग्रीगेट फिगर की स्टडी करता है। तो यहाँ पे पूरे यूनिवर्स पे वो मेथड अप्लाई होता है, या पूरे पॉपुलेशन से ही वो मेथड कंसीडर किया। जैसे सेंसस हम लोग लेते हैं ना, जनगणना होती है, पॉपुलेशन सेंसस, तो वो पूरे पॉपुलेशन का रिकॉर्ड होता है उसमें। ऐसे ही यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि कुछ एक सैम्पल्स होते हैं, कुछ एक मेथड्स होते हैं जिनको डील करते हुए हम लोग डाटास को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये इन्फेरेंशियल मेथड्स में अलग मेथड्स का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सैम्पलिंग मेथड्स वगैरह के बारे में। तो ये हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट मैटर, कि स्टैटिस्टिक्स किस किस तरह से डाटास को कलेक्ट करता है, मतलब मेथड्स क्या हैं, एक डिस्क्रिप्टिव, एक इन्फेरेंशियल। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स की कमियां क्या हैं, कहाँ इसकी लिमिटेशन है वो हम देखते हैं। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टैटिस्टिक्स के बारे में जब हमने प्लूरल सेंस में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने बताया था स्टैटिस्टिक्स किस डाटा को कंसीडर करता है। तो यहाँ इसकी लिमिटेशन भी है, कमी भी ये है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कंसीडर करता है। ये स्टडी किसकी करता है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स की। अनन्यूमेरिकल फैक्ट्स की, क्वालिटेटिव फैक्ट्स की ये स्टडी नहीं करता, जैसे कि हॉनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, इन सब की स्टडी नहीं करता। ये जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस टर्म होते हैं, मॉनेटरी मेजर टर्म्स होते हैं, नंबर्स में दिए एक्सप्रेस्ड होते हैं, उन्हीं की स्टडी ये करता है स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्ट ओनली। ये क्या करता है? लार्ज फैक्ट की स्टडी करता है, एग्रीगेट फैक्ट की, ज़्यादा फैक्ट की, छोटे मोटे फैक्ट्स की स्टडी नहीं करता। ये लार्ज क्वांटिटेटिव फैक्ट्स की स्टडी करता है, ठीक है।
क्वांटिटेटिव डाटाज की ही स्टडी करता है, क्वालिटेटिव डाटाज की स्टडी नहीं करता। क्वांटिटेटिव मतलब एक भारी संख्या में, एक संख्या की स्टडी करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे कि ह्यूमोजेनिटी ऑफ डाटा। ह्यूमोजीनियस या ह्यूमोजेनिटी ऑफ डाटा का मतलब होता है कि एक ही तरह के डाटाज की स्टडी करता है। जैसे कि मैंने एक बार आपको एग्जांपल दिया था कि राम की जो एज है वो 40 है, सोहन की जो है सोहन की जो हाइट है वो 5 फीट है, फिर रोहन की जो वेट है वो 60 kgs है। तो यहाँ पे एक जैसे डाटाज नहीं है, सबके बारे में अलग अलग डाटाज का रिकॉर्ड है। यहाँ पे हमें एक डाटा की बात करनी है, ठीक है। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक जैसे डाटा। जैसे कि अगर हाइट देखनी है तो सबकी हाइट रिकॉर्ड होगी, वेट देखना है तो सबका वेट ही रिकॉर्ड होगा, किसी की एज देखनी है तो सबकी एज ही रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे होमोजेनिटी ज़रूरी है। होमोजीनियस या होमोजेनिटी का मतलब है समान डाटा, ठीक है, एक जैसे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन द एवरेज। जो रिजल्ट है उसकी एक्यूरेसी एवरेज के बेसिस पे होती है, ठीक है। एवरेज, अनुमान, औसत, औसत के बेसिस पे रिजल्ट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। नेक्स्ट, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी पुअर और प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर कोई भी रेफरेंस नहीं होगा, कोई भी मतलब एक कंडीशन नहीं होगी, एक कंक्लूजन नहीं होगा या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तो हो सकता है कोई अगर रेफरेंस उससे नहीं मैच करता होगा, कोई उससे रिलेटेड चीज़ें फैक्ट्स नहीं उसमें बताई गई होगी, तो हो सकता है रिज़ल्ट आपका रॉन्ग हो जाए। जो भी आपका इंटरप्रिटेट करके रिज़ल्ट आया वो रॉन्ग हो सकता है। तो ये जो है ये लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं उससे पहले आपको ये तो क्लियर हो गया ना, विदाउट रेफरेंस मतलब कि इसमें अगर कोई कंक्लूजन नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं होगी, तो हो सकता है कोई सर्कमटेंसेस नहीं डिस्क्राइब किए गए होंगे, तो हो सकता है आपका रिजल्ट आगे चल के रॉन्ग प्रूव हो जाए। मतलब कि पूरा एक्यूरेट फैक्ट होना चाहिए आपके रिजल्ट को प्रूव करने के लिए आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। यस, नेक्स्ट है कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। ये एक्सपर्ट्स के द्वारा ही यूज़ किया जा सकता है। जो स्टैटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं वही इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को। नेक्स्ट, प्रॉन टू मिसयूज़। स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक बहुत ही कॉमन होता है और ये जो होता है ये प्री कंक्लूजन पे बेस्ड होता है, ठीक है। प्री कंक्लूजन पे बेस्ड है तो ये फॉल्स भी हो सकता है कभी कभार, और इसका लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक क्या है, जैसे क्ले होता है, क्ले को हम मोल्ड करके उससे कुछ भी बना सकते हैं ना, तो ये स्टैटिस्टिक्स को भी हम ऐसे मिसयूज़ कर सकते हैं। इसका कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्ले से हम किसी भी तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स को भी हम डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मिसयूज़ भी किया जा सकता है, ये भी इसकी लिमिटेशन है, ओके। क्योंकि ये प्री ड्रॉन कंक्लूजन पे बेस्ड होता है, इसीलिए ये कभी कदार फॉल्स भी हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि लिमिटेशन क्या क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या फंक्शन है और क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तीनों वीडियोस में आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई है, विथ ये पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन को शो भी किया है। आप चाहें तो इससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इस वीडियो को मेरा बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, आपको चैप्टर वाइज सारी टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। इसीलिए मैं ये आपको शो भी कर रही हूँ, ताकि आप इसको इससे समझ सकें, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल न्यू है जब तक आप इसकी हेडिंग को समझेंगे नहीं। इसीलिए आपको हेडिंग भी दिखा रही हूँ और साथ ही साथ आपको बताती जा रही हूँ कि इसमें आपको क्या लिखना है, कैसे समझेंगे आप, कैसे इसको अपने ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप इससे नोट्स भी अपने बना सकते हैं और समझ सकते हैं चैप्टर को। अब देखते हैं फंक्शन और इम्पॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक्स में।
इकोनॉमिक्स में क्यों ज़रूरी है स्टैटिस्टिक्स, उसकी क्या फंक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। कि स्टैटिस्टिक्स जो है, जैसे कि अभी तक हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ ली है, तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, एक क्वांटिटेटिव, ना कि क्वालिटेटिव। मैंने आपको बहुत पहले बताया क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में डिफरेंस। क्वांटिटेटिव मतलब संख्याओं में, ठीक है, और क्वालिटी मतलब जैसे कि अच्छाइयाँ उसकी कुछ क्वालिटी। तो हमें क्वालिटी की बात नहीं करनी है स्टैटिस्टिक्स में। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस डाटा विथ द क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन करता है या प्रेजेंटेशन करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट इज इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्परल कंपैरिजन। यस, इंटरसेक्टरल मतलब है कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्वालिटेटिव एक्सप्रेस क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस को ही नहीं प्रेजेंट करता, साथ ही साथ वो इंटरसेक्टरल प्रॉब्लम्स को भी कंपैरिजन करता है। जैसे कि इंटरसेक्टरल मतलब इंटरसेक्टर, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक के, उन सारे सेक्टर्स के जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उनसे भी रिलेट करता है, उनका भी कंपैरिजन करता है। और साथ ही साथ इंटर टेम्पोरल का मतलब होता है कि जो चेंजेस होता है अलग अलग मैग्नीट्यूड में, जो अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स में जो चेंजेस आते हैं उनका भी ये स्टडी करता है, ठीक है, उनका भी कंपैरिजन करता है, उनकी भी स्टडी करता है। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ही नहीं, ये और भी इंटर सेक्टरल और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन भी करता है साथ ही साथ, ठीक है। नेक्स्ट, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कॉज और उसका इफ़ेक्ट मतलब कारण और उसका प्रभाव, इन दोनों रिलेशनशिप में वर्क करता है कि क्या कारण है और उसका क्या इफ़ेक्ट है रिलेशनशिप में। तो ये स्टडी करता है अलग अलग रिलेशनशिप की भी। हम लोग चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरह से कॉजेज़ बताता है और किस तरह से ये कंपैरिजन करता है, एक रिलेटिव स्टडी करता है अलग अलग वेरिएबल्स का, उनके रिलेशनशिप का। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब हम इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के आगे के चैप्टर्स देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स किस तरह से कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करता है, उस पर वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड इकोनॉमिक मॉडल। ये इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक मॉडल का कंस्ट्रक्शन करता है। जैसे बहुत सारी इकोनॉमिक थ्योरीज़ इस पे बेस्ड हैं। इकोनॉमिक्स थ्योरीज़ जो है आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे उसके बारे में, अलग अलग वेजेस थ्योरी, ठीक है, इनकम थ्योरी, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। प्रॉफिट की क्या थ्योरी है, वेजेस की क्या थ्योरी है, ये सब हायर लेवल का है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स इस पर भी वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन करता है इकोनॉमिक्स थ्योरी का और उसके मॉडल्स का। ताकि जैसे साइंस है, हमने इसको साइंस भी बताया, साइंस में जैसे स्टडी करने के लिए हम लोग बहुत सारे जैसे थ्योरीज़ पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे भी स्टडी जब की जाती है तो ये प्रिंसिपल और थ्योरीज़ पे बेस्ड होता है बहुत सारा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर का एस्टिमेशन करना, ठीक है, फॉरकास्ट करना, फ्यूचर के बारे में एक एस्टिमेशन करना, उसके फॉरसाइटनेस करना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉरकास्टिंग। जैसे कि हम लोग बिजनेस में भी पढ़ेंगे, कॉमर्स में भी पढ़ेंगे, फॉरकास्टिंग वर्ड बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है और इसका एक प्रैक्टिकल यूसेज भी है कॉमर्स में, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर फॉरकास्टिंग ही करते हैं, प्रॉफिट की एस्टिमेशन या उसकी फॉरकास्टिंग, फ्यूचर का फॉरकास्टिंग। तो यहाँ पे इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग भी किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग इस वजह से किया जाता है, कहीं कहीं हम लोग सपोज करके चलते हैं, एस्टिमेटेड डाटास को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमें एक्यूरेट निकालने के लिए हमें एस्टिमेशन चाहिए। जैसे कि हम लोग मैथ्स में करते हैं, जब हम लोगों के पास डाटाज नहीं होते हैं, हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम लेट करके उसको सपोज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कभी कभी फॉरकास्टिंग होती है एस्टिमेटेड डाटाज की भी, क्योंकि तभी हमें एक्चुअल डाटाज मिलेंगे। ओके, यस, नेक्स्ट इज
फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, ये पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करता है, नियम को बनाता है, नियम से ही वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टैक्स को, रेट को फिक्स करने के लिए इसकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स पेइंग की कैपेसिटी क्या है, तो एक पॉलिसी सेट करता है, एक फाइनेंशियल, जैसे फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को कुछ भी इम्पोर्टेंट टैक्सेशन या कुछ भी इम्पोर्टेंट रेट्स को फिक्स करना होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंट्स या डाटाज की स्टडी करना। और ये एक तरह से उनको स्टडी करने के लिए, उनको एक फॉर्मुलेट करने के लिए, पॉलिसीज़ को सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। पॉलिसीज़ इसके द्वारा सेट की जाती हैं, किसी भी तरह का रेट फिक्स करना है, टैक्स फिक्स करना, तो इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं स्टैटिकल डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से। ये पूरा का पूरा जो फाइनेंस है वो इसी पे वर्क करता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बैलेंस, मतलब इक्वल। इक्वल वर्ड से इक्विलिब्रियम लिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, थ्योरीज़ है इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि एक बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यही था आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ, हमने बात की इम्पॉर्टेंस, स्टैटिस्टिक्स के इम्पॉर्टेंस के बारे में, इसकी लिमिटेशन के बारे में, नेचर, स्कोप के बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में। पूरा चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट था हमने इसकी डेफिनेशंस और बहुत सारे टर्म्स भी पढ़े, उसके इम्पॉर्टेंस फीचर्स भी हमने पढ़े। तो ये आप इस चैप्टर में बस इतना ही था स्टैटिस्टिक्स के बारे में। और ये एक इंट्रोडक्टरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है। और ये आपके ये चैप्टर में से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये हमेशा पूछी जाती है, वो भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। सो इसको अच्छे से वॉच करिए, इससे रिलेटेड अपने नोट्स भी रेडी करिए और इसको पढ़ते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अपनी प्रेजेंस आप कमेंट बॉक्स में भी आप दर्ज करा सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया है। और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आगे के अपलोड्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कीप वॉचिंग माई चैनल everybody. Thank you everyone, and make your notes well. Stay safe, stay healthy. Thank you for watching.